अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। क्रिकेट की ख़बरों को लेके और दुनिया क्रिकेट में जो चीज़ें हो रही हैं उनको लेके और पाकिस्तान स्पोर्ट्स को लेके आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के शो में क्रिकेट की हमारे पीसीबी की टेक्निकल कमेटी के हवाले से ख़बरें हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान हॉकी ने आज चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पहला मैच मलेशिया के अगेंस्ट खेलना है, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और दीगर स्पोर्ट्स की खबरें भी शो में हैं। बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हमारे साथ शो पे होंगे। शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट के साथ। पहली खबर, पीसीबी ने साबिक कप्तान मिसबाउल हक की क़यादत में क्रिकेट टेक्निकल कमेटी की तश्कील का ऐलान कर दिया है। साबिक कप्तान इंज़मामुल हक और मोहम्मद हफीज़ भी टेक्निकल कमेटी का हिस्सा होंगे। टेक्निकल कमेटी कोचेस की तकर्रुरी सिलेक्शन कमेटी की तश्कील और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर सिफारिशात देगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक टेम्पररी काइंड ऑफ अ कमेटी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर भी सिफारिशात देगी, लेकिन ऑब्वियसली अगर मिसबाउल हक की बात की जाए, मोहम्मद हफीज़ की, इंज़मामुल हक की बात की जाए तो काफ़ी सीजनड प्लेयर्स हैं और उनको स्ट्रक्चर का काफ़ी अंदाज़ा है। सो लेट्स सी कि किस तरह ये डेवलप होती है सब चीज़ें। साबिक कप्तान मिसबाउल हक का कहना था कि कमेटी की सरबराही उनके लिए एजाज़ की बात है। अगली खबर अफसोसनाक खबर है। साबिक चेयरमैन पीसीबी एजाज़ बट तवील अलालत के बाद 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। एजाज़ बट ने 8 टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और एजाज़ बट के इंतकाल पर साबिक खिलाड़ियों और बोर्ड के मेंबरान की तरफ से इज़हार अफसोस और हमारे चैनल की तरफ से भी काफ़ी इज़हार अफसोस उनकी डेथ पर। एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान आज मलेशिया के ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबिल होगा। जैसा कि हमने कहा, मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:45 पर शुरू होगा। कौमी टीम की तैयारी मुकम्मल है। हमने कल उमर से बात भी की थी जो कौमी टीम के कप्तान हैं, उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि किस तरह की तैयारी है। तो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू द टीम और उम्मीद करते हैं कि टूर्नामेंट का आगाज़ जो है वो एक फ़तह के साथ हो और अच्छी कामयाबी मिले पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट में। अगली खबर है स्नूकर के मैदान से या स्नूकर से। वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन एहसन रमज़ान के लिए स्नूकर एकेडमी में ट्रेनिंग करना जुर्म बन गया। एक अफसोसनाक खबर है कि पुलिस ने रात गए उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और 20 मिनट तक उन्हें हवालात में रहना पड़ा। कौमी हीरो ने अपना तारुफ़ कराया तो पुलिस बोली कि वर्ल्ड चैम्पियन बनकर कोई एहसान नहीं किया आपने, और वर्ल्ड चैम्पियन के साथ इस तरह की हद तक आमेज़ रवैये पर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया है। सो अगर हम इंटरनेट पे आज एहसन रमज़ान को सर्च करें, कल तक वो आ रहा था कि वो यंगेस्ट प्लेयर हैं टू विन एमेच्योर वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर पाकिस्तान, लेकिन आज अगर आप इंटरनेट पर जाके उनका नाम लिखें तो सबसे पहली जो खबर आती है वो ये आती है कि ही इज़ बिन अरेस्टेड येस्टरडे। सो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सीन है, इसको भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट में। लेकिन शो का आगाज़ करेंगे हम क्रिकेट की खबर के साथ और क्रिकेट स्पेशली जो टेक्निकल कमेटी की जो चीज़ें हो रही हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि इनिशियली मिसबाउल हक जो है वो ही वाज़न्ट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द टेक्निकल कमेटी इन टर्म्स ऑफ परमानेंट पोजीशन, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं और उनकी इंज़मामुल हक और हफीज़ के साथ बात होने के बाद लग रहा है कि मिसबाउल हक टेक्निकल कमेटी को रन करने के लिए कुछ हद तक या काफ़ी हद तक तैयार हैं। और इन नामों की बात की जाए, इंज़मामुल हक, मोहम्मद हफीज़ और मिसबाउल हक बड़े नाम हैं और उन्होंने पाकिस्तान को एज अ क्रिकेटर और डिफरेंट जैसे इंज़मामुल हक चीफ सेलेक्टर भी बड़ा अच्छा सर्व किया पाकिस्तान को। तो उम्मीद है कि चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में जाएंगी। और जहाँ तक प्लेयर्स की बात की जाए तो हमारे प्लेयर्स दुनिया में डिफरेंट लीग्स खेल के अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और क्योंकि इस महीने हमें 3 ODI मैचेस मिलने हैं एशिया कप से पहले, सो वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए ये मैचेस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम अपने एक्सपर्ट वहीद खान साहब हमारे साथ आज ज्वाइन करेंगे, उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्लेयर्स जो डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, अब हमारे कुछ प्लेयर्स जो है वो कनाडा में हैं, बाबर, और कुछ प्लेयर्स जो हैं हमारे श्रीलंका में हैं। श्रीलंका में खेलना इज़ ऑब्वियसली यूज़फुल बिकॉज आपने इन्हीं कंडीशन में एशिया कप भी खेलना है, इन्हीं कंडीशन में आपने अफ़गानिस्तान से भी खेलना है और वर्ल्ड कप भी काइंड ऑफ सिमिलर कंडीशन में होगा। सो हमें देखना है कि ये जो प्लेयर्स अभी लीग्स में खेल रहे हैं वो कितना अच्छा अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली हमें ये भी जानना है कि हमारी टेस्ट मैचेस की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो भी ऑब्वियसली एशियन कंडीशंस में हुई हैं, उनकी बेसिस पे कौन से प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स लाइक सऊद शकील, प्लेयर्स लाइक अब्दुल्ला शफीक, आप उनको क्या
ODI सेटअप का हिस्सा बना सकते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंसेस तो अच्छी हैं। सिमिलरली हमने इमर्जिंग एशिया कप में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, वहाँ से प्लेयर्स कौन से इंडक्ट हो रहे होंगे आपके, स्पेशली अफ़गानिस्तान सीरीज़ में, दैट विल ऑल्सो बी वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड। सो हम क्रिकेट के हवाले से बड़ी डिटेल में बात करेंगे, हमें वहीद खान साहब ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, लेकिन एक जो अनफॉर्चुनेट सीन हुआ कल स्नूकर के प्लेयर एहसन रमज़ान के साथ, उसके हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं कि एक्चुअली फिर कोशिश करेंगे कि एहसन रमज़ान से बात भी करें और उनसे पूछें कि ये मामला क्या हुआ है। सो एक रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर पुलिस का स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान से नारवा सलूक। रात 12 बजे स्नूकर क्लब से प्रैक्टिस के दौरान एहसन रमजान को गिरफ्तार कर लिया। एहसन रमजान बोलते रहे कि मैं चैंपियन हूं, मगर पुलिस ने एक ना सुनी। एहसन रमजान ने 15 से 20 मिनट तक हवालात में गुजारे। स्नूकर चैंपियन ने कहा पुलिस एहलकारों का रवैया दहशतगर्द को गिरफ्तार करने जैसा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, तो उन्होंने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की। उन्होंने कहा अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हो तो आप अपने लिए हो, हमारे लिए आपने क्या किया। एहसन रमजान ने बताया जब बेल्ट उतारने से इनकार किया तो पुलिस एहलकार ने जदोकोब किया। उधर बोला कि बेल्ट किसने पहना है, मैंने कहा जी मैंने पहना। कहते ही उतार दें। मैंने कहा आप समझें ये एक प्राइवेसी है, मैं नहीं उतार सकता। उन्होंने कहा नहीं जी ये यहाँ का रूल है, आपका घर नहीं है, ये हमारा थाना है, जो हम यहाँ पे कहेंगे वही होगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वाक़े का नोटिस लेकर CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। मोहसिन नकवी का कहना है कि स्नूकर चैंपियन से नारवा सलूक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि कितने बुरे तरीके से हम अपने वर्ल्ड चैम्पियन प्लेयर्स के साथ बिहेव करते हैं। सो पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि आप चाहे जितना भी अच्छा परफॉर्म करें पाकिस्तान के लिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर ओन कंट्री और उसमें आपकी क्या इज़्ज़त होनी चाहिए, तो हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। एहसन रमज़ान हमारे साथ शो पे मौजूद हैं। हमने कोशिश की कि हम अपने व्यूअर्स को लाइव बताएं कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। सो एहसन रमज़ान आपका वेलकम करते हैं शो पे, और हम जानना चाहेंगे आपसे कि एक्चुअली ये हुआ क्या है, क्या माजरा हुआ, किस तरह पुलिस ने आपको आपको गिरफ़्तार किया, थाने में बंद किया, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। ये ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन था, तो रात को आए थे 12 बजे के करीब टाइम था। तो उन्होंने आते साथ फ़ौरन बदतमीज़ी की। काउंटर में जो मैनेजर था उससे बोला कि 2 मिनट के अंदर क्लब बंद कर दिया जाए। तो लाइटें वगैरह बंद करवा के जितने जो लड़के थे उन्हें नीचे बाहर निकाल दिया गया क्लब से। तो खुद भी नीचे चले गए, तो साथ जो क्लब के वर्कर्स थे वो भी नीचे चले गए। तो फैसल भाई के साथ उनकी बहस हो रही थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतनी देर में मैं नीचे पहुंचा तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि बस SHO साहब का हुक्म है कि आप क्लब बंद कर दें। मैंने कहा वजह, बस जी ऊपर से हुक्म आया है, कुछ इश्यूज़ हैं कि क्लब बंद कर दिया जाए। मैंने कहा क्लब तो बंद करना मुश्किल है, क्योंकि ये क्लब आज से नहीं, इसे बहुत टाइम हो गया है, 6 से 7 साल हो गए, 8 साल ये क्लब यहाँ पर ही है, तो आज तक ऐसे नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी ये ऊपर से ऑर्डर आया, आप SHO साहब से बात कर लें। तो हालांकि इन्होंने क्लब वगैरह बंद करवा दिया सब कुछ। तो मैं तो वहाँ पे बात करने के लिए गया था कि ये क्या माजरा है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो यही कह लें कि मेरी गलती थी कि मैं वहाँ पे चला गया। तो जैसे ही वहाँ पे एंटर हुए तो उन्होंने बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी कि इनको हवालात में बंद किया जाए। ये तो मैंने स्टार्ट में ही सुन लिया था। तो उनकी जो टीम थी वो SHO के कमरे की तरफ चली गई, ऑफिस की तरफ। तो जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो मुझे कहते हैं चलो आप उस रूम में, उनका एक ऑफिस था वहाँ पे ले गए, और हमारे पास जो मोबाइल और वॉलेट थे वो सब कुछ निकाल लिए। तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बदतमीज़ी की। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको हवालात में बंद करेंगे। पता चला कि आप किसी अगले इवेंट की तैयारी कर रहे थे जब ये पूरा माजरा हुआ, जब आपकी गिरफ्तारी हुई, उस वक्त आप अभी कौन सा इवेंट है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं? वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है जो 2022 मार्च में मैं जीता था, उसकी प्रैक्टिस के लिए क्लब में मैंने, क्योंकि सबको ही पता है कि मैं ज़्यादा टाइम क्लब में ही रहता हूँ, कभी क्लब में ही सो जाता हूँ घर, क्योंकि प्रैक्टिस है, घर दूर है बहुत। तो जब भी इवेंट पास होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं कि चलें अगर मेहनत करके जाएंगे तो शायद अल्लाह पाक कोई सबब लगा दे। लेकिन वो जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में जब सब चीज़ें वगैरह ले ली तो फिर उन्होंने बोला कि
कि बेल्ट उतार दो। मैंने कहा बेल्ट क्यों उतारना है? कहते हैं कि आपको हवालात में हमने बंद करना है। मैंने कहा मैं आया तो अपनी मर्जी था यहाँ पे, आपने हवालात में बंद करना है तो आप कर दें, कोई इशू नहीं है, मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, तो आपने बंद करना है तो कर दें, लेकिन बेल्ट तो ना उतरवाएं, एक प्राइवेसी होती है, तो आपकी मेहरबानी, आप मेरे भाई जैसे हैं समझें। उन्होंने काफ़ी बदतमीजी की। मैं वहाँ से जब हवालात की तरफ चला गया तो मैंने बेल्ट नहीं उतारी थी, तो वहाँ पे उसने जाके फिर देखा कि आपने बेल्ट नहीं उतारी तो ठीक है, फिर ये आपका घर नहीं है, ये थाना है जहाँ यहाँ पे जो हम कहते हैं वही होता है। तो फिर मैंने बेल्ट उतार के दे दी और 15 से 20 मिनट उन्होंने मुझे हवालात में रखा। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा ना, हमें ये भी बताएं कि हमें पता चला है कि कुछ ओहदेदारान ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया है। क्या आपसे किसी ओहदेदारान ने, किसी ने बात की है कि ये पुलिस की तरफ से गलती हुई है या कोई ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें किसी ने आपसे रब्ता किया हो, स्पेशली वज़ीर आला ने? जी बिल्कुल नोटिस तो लिया है, लेकिन मेरा सवाल अभी तक वही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं ये रीज़न जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, जहाँ तक क्लब की बात है, क्लब वो बंद करवाने आए थे, क्लब बंद भी हो गया, मैं तो वहाँ पे मिलने गया था, फिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है? मैंने इनका क्या बिगाड़ा? ऐसा ना, आपकी बातों से काफ़ी दिख रहा है कि काफ़ी आप डिसहार्ट हो गए हैं, सो कोई दबाव महसूस कर रहे हैं, और ये डिसहार्टनेस जो है वो कैसे ख़त्म होगी अब? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, क्योंकि जब मैं 2022 मार्च में वर्ल्ड चैम्पियन बनकर वापस आया था तो यही पंजाब पुलिस ने मुझे, आईजी साहब ने और सीसीपीओ साहब ने बुलाकर मेरी हौसला अफजाई की थी, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश था। और लेकिन जो कल जो मेरे साथ हुआ है, मैं इस चीज़ से बहुत मायूस हूँ, क्योंकि अगर आज ये मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो आवाज़ उठानी चाहिए। मेरा सिर्फ यही मुतालबा है कि अगर आपका रूल मतलब क्लब बंद करवाने की बात थी, वो तो क्लब आपने बंद कर दिया, मुझे हवालात में किस जुर्म में बंद किया गया, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है, काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और हम यही कहेंगे कि आप अपनी आई एम श्योर आप अपनी परफॉर्मेंसेस से आगे इस चीज़ का जवाब देंगे। हुकाम बाला से कोई अपील करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर किसी एसपी के पास जाकर मैंने ये बात करनी होती तो वो एसपी ऑफिस भी था उनके थाने के अंदर, तो वहाँ पर ही हो जाना था कुछ ना कुछ। मेरी ये रिक्वेस्ट है आईजी साहब से कि जल्द कोई एक्शन लिया जाए, और मुझे जब तक ये यकीन नहीं दिलाया जाएगा कि आपके साथ आइंदा ये नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं बैठूंगा, मैं अपनी ऐसी जदोजहद करूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये क्यों हुआ है। ऑलराइट, एहसन रमज़ान, बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट वहीद खान साहब ने ज्वाइन कर लिया है। वहीद भाई, वेलकम करते हैं आपका शो पे, और सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे जो वर्ल्ड चैम्पियन प्लेयर्स हैं लाइक एहसन रमज़ान, उनके साथ इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि उन्हें पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती गिरफ़्तार करके हवालात में डाल रही है, उनसे बात नहीं हो रही, इतनी अवेयरनेस नहीं है पुलिस को कि एक वर्ल्ड चैम्पियन प्लेयर है। क्या कहेंगे इस वाक़े के बारे में? नहीं, फैसल बात ही है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है एहसन के साथ, ये वेकअप कॉल है हमारी अथॉरिटीज़ के लिए। हमारे जो मिनिस्टर हैं, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो क्रिकेट में तो बहुत बोलते हैं, उनको बहुत शौक है क्रिकेट में बोलने का, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, ये जितने भी है, ठीक है, स्नूकर जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है, लेकिन ये सारे वो इदारे हैं जो स्पोर्ट्स को चलाते हैं पाकिस्तान में, तो इनका तो अब तक रिएक्शन आ जाना चाहिए था, और अब तक इनको मतलब जो है कोशिश करनी चाहिए थी कि जो भी लोग इन्वॉल्व है इस चीज़ में, जिन्होंने इसको एहसन को मतलब हवालात पे बंद किया, वो नो राइम और रीज़न, उनके खिलाफ तब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। तो बात यह है कि यहाँ पर इस मुल्क में हम अपने चैंपियंस को, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट से हो, हम उनका बिल्कुल लिहाज नहीं करते, और जो वो मेडल जीत के आते हैं तो वो वक्ती तौर पे बस हर आदमी तस्वीरें खिंचवाता है, लेकिन वैसे जनरली मतलब बिल्कुल ही हम इग्नोर करके रखते हैं, खास करके अगर क्रिकेट से हटके स्पोर्ट्स हो। आप देख लें, नवाब भट्ट की मिसाल है, अशर रदीम की मिसाल है, तालिब की मिसाल है, बहुत मिसाल है ऐसी। फैसल
बिल्कुल सही है। और दूसरा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन वहीद भाई ये भी है कि ये काफ़ी यंग प्लेयर्स हैं। एक बंदा मतलब टीन एज में अभी वो अपनी 17-18 साल का प्लेयर है। हम देखते हैं कि एक तरफ हम बात करते हैं कि हम अपने जब हमने देखा कि स्क्वॉश में अच्छी परफॉर्मेंस आई, हमने प्लेयर को काफ़ी अप्रिशिएट किया, लेकिन हम इतने यंग प्लेयर्स के साथ हम क्या कर रहे हैं? मतलब अगर एक प्लेयर कह रहा है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, मैंने पाकिस्तान के लिए चैम्पियनशिप जीती है, उसको पुलिस पलट के ये कह रही है कि भाई आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये तो फैसल पूरा पंजाब के जो मतलब पुलिस के जो चीफ है उनको पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर कि ये पहली बात तो ये क्लब क्यों बंद किया गया। एक तो ये सवाल ये तो कोई बात नहीं होती, बस एसएचओ साहब ने जैसे उसने कहा है सन ने कि उससे भाइयों ने कहा जी एसएचओ साहब का हुक्म है। भाई एसएचओ साहब क्या कोई मतलब वो है मतलब मालिक है पूरे लाहौर के, जो कहेंगे वैसे ही होगा। दूसरा फिर ये कि आप एक बंदे को ऐसा ना हो, मैं कहता हूँ कोई आम आदमी भी हो, भाई किस बेसिस पे आप उसको बंद कर रहे हो? कोई रीजन तो हो ना, ऐसा थोड़ी हाई हैंडेडनेस हो सकती है पुलिस की। ये तो मतलब जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, जो मतलब प्राइम मिनिस्टर, उनको देखना चाहिए कि ये तो मतलब ये स्नूकर चैंपियन है तो चलो ये इंसिडेंट हाईलाइट हो गया, अगर ये एक आम आदमी के साथ हो तो ये तो हाईलाइट भी ना हो। तो मतलब ये बड़ी एक कैसे बोलते हैं खतरे की घंटी है और इस पे बिल्कुल सीरियस नोटिस लेना चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन भी हो और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको रेप्रिमांड भी किया जाए ताकि इस तरह के इवेंट्स दोबारा ना हो। वहीद भाई क्रिकेट की तरफ रुख करते हैं, बिकॉज जो बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख के वो क्रिकेट पे बात ज़रूर सुनना चाह रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेयर्स की, तो हमारे प्लेयर्स डिफरेंट लीग्स में खेल रहे हैं। कुछ प्लेयर्स हमारे कनाडा में हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। हमारे बाबर जो हैं वो श्रीलंका में हैं। सो आपको क्या लगता है, अभी अफगानिस्तान से हमें 3 मैचेस खेलने हैं एशिया कप से पहले, डू यू थिंक के प्लेयर्स सही कर रहे हैं ये लीग्स खेल के अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, या आपको लगता है कि कोई लीग पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए थी, कोई ओडीआई टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था और प्रिपेयर करना चाहिए था एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए? मतलब फैसल ये बड़ा एक जो है ना कैच 21 सिचुएशन वाली बात आ जाती है, क्योंकि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में खेलना है, जैसे बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शादाब हो गया, जो पक्के हैं हारिस, रऊफ, शाहीन वगैरह, इनका आई थिंक थोड़ा सा तो क्रिकेट बोर्ड को जो है ना मतलब देखना चाहिए कि भाई अभी टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास, फिर बैक टू बैक टूर्नामेंट से एशिया कप और वर्ल्ड कप, बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास। और आपने समझ लिया कि 2 से ढाई महीने के टाइम में यू विल प्ले मोर देन 15 मैचेस, और वो भी वनडे मैचेस है, 50 ओवर वाले मैचेस हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा आई डोंट नो, जो नॉन कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनका तो चले ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं, वो खेले बिल्कुल पैसे कमाए, लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं जैसे 100 में भी इस पर लोग खेल रहे हैं, तो मतलब ठीक है आप 2-3 मैचेस के लिए आप अलाउ कर देते कि पैसा अच्छा मिलता है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि बाबर के मतलब किसका स्टेटमेंट आया था कि बाबर को जो श्रीलंका में जो पैसे मिल रहे हैं वो उतने ही है जो मतलब टेस्ट मैचेस पूरे साल खेलने के मिलते हैं, ऐसी कोई बात हो रही थी। लेकिन बात यह है कि पैसा हर चीज़ नहीं होती, आप बिल्कुल अलाउ करें लड़कों को खेलने के लिए लीग्स में जाके, लेकिन आपको अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो ये टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब वर्ल्ड कप से इतना करीब और एशिया कप से इतना करीब क्यों आप इतने सारे प्लेयर्स को अलाउ कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, क्योंकि हमेशा मतलब एक थोड़ा सा एक वो रहता है, डर रहता है कि कहीं यार कोई इंजरी ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए जिसकी वजह से फिर हमारे मतलब चांसेस को मतलब जो है वो नुकसान पहुंचे। तो आई थिंक अभी मतलब अगस्त स्टार्ट हो चुका है, मतलब अफगानिस्तान से हमने 22 से सीरीज खेलनी है, तो इट्स अबाउट टाइम के भाई आप इन सबको बुलाएं वापस, जो मतलब वर्ल्ड कप का हिस्सा है, जो इवन जो बैकअप में सबको बुला लेना चाहिए वापस, और इनको आप मतलब इनका कैंप वैम्प लगाना शुरू करें, क्योंकि जो अफगानिस्तान से भी सीरीज होगी, श्रीलंका में भी एशिया कप, पाकिस्तान में जो मैचेस हैं, फिर भी वर्ल्ड कप, मतलब ये इस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, यहाँ पर शुरू हो जानी चाहिए अब तक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन वहीदा एक मसला एक ये भी है ना कि आपके जो प्लेयर्स हैं, वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के भी जो प्लेयर्स हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जून में एक्सपायर हुए, जुलाई के लिए वो एक्सटेंड हुए हैं। सो काफ़ी अनसर्टेनिटी है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो टेस्ट मैच का, जैसे फवाद आलम है, वो आपके सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस के लिए वो सिलेक्ट नहीं हो रहे। सो ये एक अजीब सी सिचुएशन है जिसको क्लैरिफाई होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज आगे चल के हम टेक्निकल कमेटी की भी बात करेंगे। लेकिन प्लेयर्स के इन लीग्स में जाने की एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आपके बोर्ड के लेवल पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है और अभी तक अनसर्टेनिटी है। आप ये देखें ना, कल जाके जो है पहली दफा ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है बोर्ड ने अबाउट दिस क्रिकेट टेक्निकल कमेटी, हालांकि एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है इनकी, और कल अनाउंसमेंट हुआ है ऑफिशियल के लिए हुआ है।
तो बोर्ड का मौक़िफ़ भी इस पे वाज़ेह नहीं है और मतलब मैं समझता हूँ, हालांकि कल मैंने सुना था मीटिंग हुई थी क्रिकेट के मतलब ये टेक्निकल कमेटी की विद ज़का अशरफ वगैरह वगैरह, लेकिन काफ़ी चीज़ें अनसर्टेनिटी है। उसकी वजह आप भी जानते हैं फैसल कि जब आप 12 महीने में 3 चेयरमैन चेंज करेंगे तो भाई पर ऐसे ही होगा। फिर वो जो मतलब अब जो चेयरमैन आए ज़का अशरफ, उनके अभी भी उनकी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, उनकी लीगल पोजीशन पे अभी भी बहुत सवालात है, कोर्ट में केसेस हैं। तो यू नो इट्स अ वेरी मतलब अनसर्टेन सिचुएशन, नो वन नोस कि क्या होने वाला है आगे चल के, क्योंकि हमें नहीं पता कि अब अगर केयर टेकर गवर्नमेंट जब आती है वो क्या सोचती है, फिर इलेक्शन तक क्या होता है। तो बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन है जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं। अब प्लेयर्स का मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार चेयरमैन चाहे कोई भी है, मुझे तो ये लगता है कि जो बोर्ड की पॉलिसी है अबाउट अलाउइंग प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट इन फॉरेन लीग्स, वो तो एक क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए ना। उससे चेयरमैन के आने जाने से क्या फर्क पड़ना चाहिए? मतलब आपकी बोर्ड पॉलिसी होनी चाहिए एज एन इंस्टीट्यूशन की, यार इतने लीग्स में लड़के खेल सकते हैं, इस वक्त नहीं खेल सकते, इस वक्त खेल सकते हैं, खत्म हुई बात। तो ये एक अजीब हमारे वहाँ सोचा है कि जो चेयरमैन आता है वो जब वो नया चेयरमैन आता है तो हर चीज़, हर पॉलिसी मतलब जो है वो दूसरे तरीके से देखी जाती है। तो इस वजह से जो है इतनी अनसर्टेनिटी इस वक्त आ रही है हमारी क्रिकेट में, और ये अनसर्टेनिटी उसी वक्त क्लियर होगी अब जो ये इस वक्त क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी जो काम कर रही है। अब मजे की बात ये कि ये क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी का आप उठा के देख लें, जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है इनके अपॉइंटमेंट का, इनकी अपॉइंटमेंट भी 2-3 महीने की है। हमें ये नहीं पता कि 2-3 महीने बाद हुआ क्या ज़का अशरफ रहेंगे चेयरमैन, मतलब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन आएगा, तो इट्स अ वेरी वेरी अनसर्टेन सिचुएशन। एब्सोल्युटली, इसके बारे में मजीद डिटेल से बात करेंगे और टेक्निकल कमेटी की जो उस पर भी आपसे डिस्कशन करेंगे। वहीद भाई हमारे साथ, वहीद भाई होंगे। एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके कंटिन्यू करते हैं हमारा डिस्कशन। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार वहीद खान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम टेक्निकल कमेटी के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे, जिसकी एक मीटिंग फाइनली कल अंजाम पाई है। वहीद खान साहब, कल जो मीटिंग हुई है उसमें फाइनली जो आपकी टेक्निकल कमेटी है उसके इस्टेब्लिश होने की खबर आ गई है कि वो कमेटी इस्टेब्लिश हो गई है। उसमें आपके मिसबाउल हक उसको लीड कर रहे हैं, इंजमामुल हक साहब भी उस कमेटी में हैं और मोहम्मद हफीज़ भी उस कमेटी में हैं। मिसबाउल हक इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी इंजमामुल हक से काफ़ी जूनियर हैं। आपको लगता है कि ये सही डिसीजन है कि मिसबाउल हक एक कमेटी लीड कर रहे होंगे और उसमें इंजमामुल हक भी उसका हिस्सा होंगे, या आपको लगता है कि आगे जाके इंजमामुल हक के चीफ सिलेक्टर बनने या उस तरफ उस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी? मुझे जो लगता है ना फैसल, एक रीज़न ये हो सकता है कि इंजमाम हैज़ अग्रीड टू बी अ मेंबर ऑफ द क्रिकेट टेक्निकल कमेटी, कि वो शायद उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मतलब फुल टाइम पीसीबी में वो दे सके। अब मिसबा जो है वो एडवाइजर भी है चेयरमैन के ऑन क्रिकेट मैटर्स, तो मिसबा पूरी तरह इन्वॉल्व है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इशूज़ में। तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है कि मिसबा अग्री करके अपना इंजमाम अग्री कर गया, और ये भी आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है कि आगे चल के इंजमाम शायद चीफ सेलेक्टर का रोल कबूल कर ले। लेकिन बात वही आती है कि देखें, ये जो क्रिकेट टेक्निकल कमेटी है इसकी एक प्रीलिमिनरी मीटिंग हुई जिसमें राशिद लतीफ़, हफीज़ थे, और कैसे बोलते हैं अपना हफीज़ वीडियो कॉल पे थे, राशिद था, मिसबा था और इंजमाम उसमें नहीं थे। उसमें काफ़ी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर बात हुई थी और ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसके ऊपर बोर्ड ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की। अब जो है ये कल जो प्रेस रिलीज आई है, हालांकि ये रिकमेंडरी बॉडी है, लेकिन जो इनको मतलब सारी चीज़ें दी गई है कि जो SOPs हैं ये तो हर चीज़ पे रिकमेंड करेंगे चेयरमैन को, चाहे वो कोचेस की अपॉइंटमेंट हो, टीम मैनेजमेंट के मसले हो, सिलेक्शन कमेटी हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो। तब हमें जो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ें वो ये है कि भाई नोइंग के मिसबा का जो बैकग्राउंड है विद मिकी ऑथर, किस तरह से इन दोनों के सिलसिले चले हैं 2019 से। अब देखना ये है कि आगे चल के मतलब क्या वर्ल्ड कप से पहले कोई बेवकूफ़ी तो करनी नहीं होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, या फिर जो है वर्ल्ड कप तक सब्र तहम्मुल से काम लिया जाएगा, कोचेस को छेड़ा नहीं जाएगा। तो अभी देखना ये है कि ये जो क्रिकेट टेक्निकल कमेटी अभी फिलहाल तो मुझे लगता है ये डोमेस्टिक का जो सीजन स्टार्ट होना है 1 सितंबर से, उसका फॉर्मेट ये पहले फाइनलाइज करेंगे। तो मुझे लगता है ये कि आगे चल के जो है प्रॉब्लम्स होंगी बिल्कुल इस क्रिकेट टेक्निकल कमेटी में और कोचिंग स्टाफ में, क्योंकि मिकी ऑथर ने जब एक्सेप्ट किया था टीम डायरेक्टर की पोजीशन तो उन्होंने अपने कुछ बड़े सख्त शराइत रखे थे, जिसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट सिलेक्शन कमेटी में, हेड कोच ग्रैंड ब्रैडबर्न की इन्वॉल्वमेंट सिलेक्शन कमेटी में, उनकी मर्जी के बंदे कोचिंग स्टाफ में वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ शामिल थी।
तो अब अगर उनके पावर को कट करने की कोशिश की गई, उनकी अथॉरिटी को कट करने की कोशिश की गई इस क्रिकेट टेक्निकल कमेटी के रिकमेंडेशंस पे, तो फिर बड़ी एक अच्छी सिचुएशन हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। बिल्कुल सही। और भाई आपने एक बड़ी अच्छी पॉइंट हाईलाइट किया कि टाइम किसी के पास नहीं है। मतलब मिसबाहुल हक भी जब टेक्निकल कमेटी में आए तो उन्होंने कहा मैं परमानेंट पोजीशन नहीं ले रहा ये, और मैं ये विदाउट सैलरी ये काम कर रहा हूँ। अगर किसी के पास भी टाइम नहीं है, तो कभी लेते नहीं है, लेकिन वो काम सारे उतार देते हैं, वो जितने काम करते हैं सारे। देखिए बात ये फैसल के यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, क्या पाकिस्तान क्रिकेट में फॉर्मर प्लेयर्स की इतनी कमी रह गई है? अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कीजिएगा कि अब कुछ फॉर्मर प्लेयर्स इतने शातिर हो गए हैं और इतने मतलब सेंसिबल हो गए हैं कि दे डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व विद द बोर्ड। मतलब इकबाल कासिम को मैं आपको बता रहा हूँ बुलाया गया, चीफ सेलेक्टर की पोस्ट ऑफर की थी, उन्होंने मना कर दिया। राशिद लतीफ को इनिशियल प्रीलिमिनरी मीटिंग में बुलाया गया, उनको ये चीज रियलाइज हो गई कि भाई ये जो है क्रिकेट कमेटी के मतलब शोल्डर पर रख के फिर फायरिंग होगी बाद में, तो हम लोग के ऊपर बुराई आएगी। उन्होंने भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। एक दो और लोगों ने भी मना कर दिया, जो मुझे पता है फॉर्मर प्लेयर्स ने मना कर दिया कि नहीं हम हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं इस क्रिकेट कमेटी वगैरह का। तो बात यह है कि यार देखें, मतलब हर चीज का मर्ज क्या, मतलब वो दवा मिसबाहुल हक ही है। मिसबाहुल हक के अलावा कोई नहीं बैठा हुआ है। जो बंदा कोई फुल टाइम आके काम करना चाहता है, आप प्रॉपर उसको आप क्रिकेट डायरेक्टर क्रिकेट बनाए, आप उसको मतलब क्रिकेट अफेयर सारे करवाए। ये एडवाइजर क्या होता है? मतलब 2019 में भी हमने देखा जो हुआ, मिसबा को जिस तरह से क्रिकेट कमेटी में लाया गया, उसके बाद मिसबा ने जिस तरह रेकमेंड रोल प्ले किया मिकी को हटाने में, इंजमाम को मतलब हटाने में, सरफराज को हटाने में, वो खुद चीफ सेलेक्टर बन गए, खुद वो हेड कोच बन गए। आज उनको तकलीफ हो रही है कि मिकी ऑथर क्यों मतलब सिलेक्शन कमेटी में है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, और मैं समझता हूँ यही चीज़ें, ये जो पुरानी शक्लें बार बार आती हैं क्रिकेट बोर्ड में, जो यही लोग आते रहते हैं ना, तो पुरानी शक्लें आती हैं क्रिकेट बोर्ड में, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा जो है मसला क्रिएट होता है। और आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि यार ये सारे सिलसिले खत्म होने चाहिए। प्रॉपर क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक सीईओ हो जो क्रिकेटर हो, फॉर्मर क्रिकेटर हो, जो सारी क्रिकेट के मैटर्स को देखेंगे। क्रिकेट कमेटी वगैरह क्या चीज़ होती है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दूसरे बोर्ड्स में प्रॉपर टीम क्रिकेट डायरेक्टर्स अब अपॉइंट हो रहे हैं। ये क्रिकेट टेक्निकल कमेटी और रिकमेंडरी बेसिस वगैरह ये सब खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही है। सिलेक्शन के हवाले से मोहम्मद वसीम का नाम काफ़ी गर्दिश कर रहा है। आपको लगता है कि ही कुड बी वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर चीफ सेलेक्टर? मैं क्या कहूँ यार फैसल, मतलब अगर मोहम्मद वसीम फिर चीफ सेलेक्टर बन गया तो फिर अल्लाह ही मतलब खैर करे यार इसके क्रिकेट बोर्ड को और हालात कर देगा। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई उसने अपनी बारी कर ली ना, उसने जिस तरह से उसकी टीम सेलेक्ट करनी थी उसने कर ली। आज तक उन्होंने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया मोहम्मद वसीम ने। मैं उनकी ट्वीट देखता रहता हूँ। यार दुनिया कह रही थी कि आप जो टीम भेज रहे हैं, जो बैट्समैन भेज रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के लिए, वो नहीं चलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, वो फेल होंगे। इन्होंने कहा नहीं जी यही चलेंगे। क्या हुआ? वो सारे फेल हुए। फेल तो छोड़े, उनको खिलाया तक नहीं आपने वर्ल्ड कप में किसी मैच के बाद। उसका जवाब दिया इन्होंने मोहम्मद वसीम साहब ने, ही वाज अ पेड चीफ सेलेक्टर। पहले तो मैं कहता हूं कि भाई ये जितने पेड पोजीशन पे आप लोगों को लेके आते हैं, पहले इनको अकाउंटेबल तो करें यार। अकाउंटेबल इस तरह से करें कि अगर ये पहले इनको आप कहें कि जी अपना मतलब एक प्लान सबमिट करें कि आप कितने अरसे में क्या डिलीवर करेंगे। और अगर ये डिलीवर नहीं कर पाते, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो, हेड कोच हो, कोई भी हो, कोई भी क्रिकेट रिलेटेड उसमें हो, डोमेस्टिक के कोचेज हो, तो इनको आप 3-3 साल के लिए क्रिकेट से डिबार कर दें यार। इनको फिर कोई पोस्ट ना दें आप अगले 3 साल, फिर अकाउंटेबिलिटी होगी। ये क्या मंगा है यार? अभी ये बता 4 साल रह के गया चीफ सेलेक्टर, फिर उसका नाम चल रहा है जी चीफ सेलेक्टर। बिल्कुल सही है वहीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सच क्लियर इट्स, और बड़ी क्लैरिटी से आपने चीज़ें समझाई। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का मैच होना है मलेशिया से एशियंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में। आज पहला मैच है पाकिस्तान का मलेशिया के साथ, उसके बारे में बात करेंगे एक स्मॉल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ऑन गेम सेट मैच। जैसे ही हम ये सेगमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान की हॉकी टीम इज़ ऑल गियर्ड अप टू टेक ऑन देयर मैच अगेंस्ट मलेशिया इन इंडिया। चेन्नई में हमारी टीम तैयार है मलेशिया से अपना पहला मैच खेलने के लिए, इसलिए हमने चाहा कि हॉकी पे बात हो, और कौन बेहतर हो सकता है। फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह खान साबिक ओलंपियन हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं इस मैच में और इस टूर्नामेंट में। समीउल्लाह खान साहब, वेलकम करते हैं आपका शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, पाकिस्तान का मैच बस स्टार्ट ही होने वाला है एज वी स्पीक, सो क्या चांसेस लगते हैं? कल हमने पाकिस्तान के कप्तान से भी बात की, उमर भुट्टा से, और टीम काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करके गई है लाहौर से। वहाँ पे भी कम टाइम मिला है इंडिया में प्रैक्टिस करने का, लेकिन टीम काफ़ी अच्छी गियर्ड अप लग रही है। व्हाट डू यू थिंक, क्या चांसेस है पाकिस्तान के इस टूर्नामेंट में? कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? मलेशिया के खिलाफ मेरे ख्याल में
चांसेस अभी तक तो 50-50 हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें मलेशिया के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, उमर भुट्टा को मैंने देखा खेलते, पूरी टीम लास्ट ईयर जो कॉमनवेल्थ गेम हुई उसमें हमारी टीम में पोटेंशियल है अभी भी। सिर्फ जो खराबी है, जो मैं खराबी कह रहे हैं, खामी कह रहे हैं, वो है पेनल्टी कॉर्नर की। एक पेनल्टी कॉर्नर बचाने के लिए और दूसरा पेनल्टी कॉर्नर फ्लिक जो है उसको गोल करने की सलाहियत में अगर इम्प्रूवमेंट की होगी तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम आज बेहतर परफॉर्म करेगी और बेहतर परफॉर्म करना भी चाहिए। जैसे आपने दूसरा कहा कि वहाँ इनको मौका नहीं मिला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की टीम इतनी सीजन टीम है, ऑलमोस्ट 8 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं। कोई भी फील्ड हो, किसी किस्म का वेदर हो, इनको परफॉर्म करना चाहिए। एब्सोल्युटली। और समीला खान साहब, क्योंकि आपको गेम की इतनी समझ है और एग्जैक्टली यही बात कल उमर भुट्टा ने भी हमसे कही कि पेनल्टी कॉर्नर्स जो है वो डिफाइनिंग चीज़ हो जाती है जब आप खेलते हैं मलेशिया, इंडिया या जनूबी कोरिया टाइप की टीम से। उन्होंने बताया भी कि बांग्लादेश में जो मैच हो रहा था सेमीफाइनल्स, उसमें वो जो जनूबी कोरिया से हारे थे वो पेनल्टी कॉर्नर्स की वजह से ही हारे थे। क्या लगता है आपको, कैसे इस पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तान इंप्रूव कर सकता है? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो मैं कहता हूँ आजकल तो बड़ी ऑप्शन है। अभी FIH ने एक इसको रूल को इसको और तरीके से भी कोशिश की है कि आउट ऑफ डी लेके जाएं और फर्दर करें, जो अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उन्होंने 1 साल के लिए रखा है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तो चाहती है कि बेहतर से बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा गोल हों, लेकिन इस वक्त जो पुराना रूल है उसमें मैं उमर भुट्टा से यही मेरी गुफ्तगू वहाँ भी हुई तो मैंने यही कहा कि आप लोग 2-3 होने चाहिए, इनको ऑप्शंस होनी चाहिए। और रेहान भट्ट भी बड़ा अच्छा है, आउटसाइड राइट, सकलैन भी है, दिलावर भी है, तो इन सबको मिलके ये देखना पड़ेगा। और विद इन एशिया यकीन करें आप कि मैं नहीं मतलब सोच सकता कि पाकिस्तान की टीम कोरिया से डरे, पाकिस्तान की टीम मलेशिया से डरे। तो भारत की टीम से तो एक डर है क्योंकि वो दुनिया में 3-4 नंबर पे है, लेकिन इन टीमों को तो हमने बड़े मार्जिन से हराया शाहबाज सीनियर की हद तक। तो बेहतर खेलें, तहम्मुल से खेलें। और इसमें जो आजकल बड़ी हॉकी में बड़ा अच्छा है कि पहला जो हाफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जो चौथा हाफ है, जो क्वार्टर जिसको कहते हैं, वो बहुत अहम होता है। इन दो में एहतियात करें, पहले हाफ में गोल करने की कोशिश करें और गोल ना खाएं, और चौथे हाफ में ऑल आउट जाएं, तो मेरे ख्याल में चांसेस होनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि मलेशिया की टीम भी बुरी नहीं है, अभी वो पहला मैच है, तो इस वक्त तक क्योंकि मैच शुरू नहीं हुआ तो 50-50 चांसेस हैं दोनों टीमों के। बिल्कुल सही है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑल्दो बड़ा अच्छा रहा है। पाकिस्तान ये 8वां सीज़न है, 3 टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीते हैं, 3 इंडिया ने जीते हैं, 1 कोरिया ने जीता है। कोरिया अपने टाइटल का डिफेंड कर रहा है। लेकिन रैंकिंग के हवाले से देखा जाए सर, तो पाकिस्तान की रैंकिंग जनूबी कोरिया या इंडिया के मुकाबले में बहुत नीचे। हम 16वें रैंक की टीम है, इंडिया 4थे रैंक की टीम है। डू यू थिंक कि ये भी हमारे प्लेयर्स के बैक ऑफ द माइंड होगा जब वो इन बड़ी टीमों से खेल रहे होंगे? ये हमारे प्लेयरों के तो बैक ऑफ माइंड आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, नहीं होगा इतना ज़्यादा। बाकी जो टीमें हैं जैसे मलेशिया है, कोरिया है, उनके जहन में ये होता है कि हमारी तो रैंकिंग बहुत अच्छी है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जिसको कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट 80% होता है। उसके अलावा अगर हमें देखें तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो 60% होगा। तो वो तो एक फ़र्क है, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि रैंकिंग बनती ही इसीलिए ओवरऑल साल की परफॉर्मेंस, 2 साल की परफॉर्मेंस। जिसको कहते हैं बदकिस्मती से हमने ख्याल नहीं किया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो ये नौबत आई। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि मैं 1 साल से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, मलेशिया की भी देख रहा हूँ और भारत की भी देख रहा हूँ, तो पाकिस्तान की टीम के चांसेस हैं कि आज का मैच भी जीतें और कोरिया से भी जीतें, और जीतना चाहिए। रहा भारत के खिलाफ तो वो एक जिसको कहते हैं कि डू और डाई वाली गेम होगी, अल्लाह करे उस तक पहुँचें। तो ये डिपेंड करता है आज का, जैसे मैंने पहले कहा, पहला क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, इसमें हम कितना कुछ कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं हमारी टीम की परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही है सर। हमारे हॉकी में क्योंकि चेंजेस बहुत होती रहती हैं, जैसे आपने PHF का भी तस्करा किया कि वहाँ पे भी चैलेंजेस हैं। अभी हमारे रिसेंटली कोचिंग स्टाफ भी चेंज हुआ है, हम फॉरेन कोच से हम लोकल कोचेस की तरफ मूव हुए हैं। डू यू थिंक कि उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, या आपको लगता है कि प्लेयर्स, जैसे आपने कहा कि 1 साल से आपकी नज़र है हमारे टीम पे, आपको लगता है कि प्लेयर्स नए कोचिंग स्टाफ के साथ भी अडाप्ट करके अच्छी परफॉर्मेंसेस निकाल सकते हैं? बिल्कुल सही आपने ये किया कि ये हमारी फेडरेशन में अभी तक ये समझ नहीं आई और 4 कोच इन्होंने लगा दिए, फिर शहनाज शेख को भी बुला लिया। ये बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए। देखिए हमारे खिलाड़ी, मैं इनको हमेशा कहता रहता था, रेहान भट्ट को, सकलैन को, दिलावर से थोड़ा सा इनसे सीनियर है, तो जब भी आप खेलें दिल लगा के खेलें और कंट्रोवर्सी में ना पड़े।
देखिए ये दोनों कंट्रोवर्शियल थे, तो वो इसी वजह से सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये कोचिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आपको साबित कदम रहना चाहिए और उसके साथ साथ आपको हॉकी के लिए हॉकी से सिंसियर होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मुझे टीम से बाहर निकाल दिया, मुझे कोचिंग पैनल से बाहर निकाल दिया तो मैं उनका कच्चा छटा खोल दूँगी, इन्होंने ये किया, इनको ये नहीं करना चाहिए था। बड़ी बुर्दबारी का काम है कोचिंग, इनका इम्तिहान है। रेहान भट्ट का पहले भी कर चुके और सकलैन का भी, दिलावर भी। इनके लिए अब बात बिल्कुल ठीक है कि अब कितना कमांड कर सकते हैं ये खिलाड़ियों पे, कितना कमांड कर सकते हैं ये बेंच पे, जो रिप्लेसमेंट करे तो अच्छी करें, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। और ये तीनों का आज इम्तिहान होगा, अल्लाह करे कि इसमें ये कामयाब हो। फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि अगर कोच एक्मैन जैसे था, उसके साथ 2 साल से थे तो अंडरस्टैंडिंग थी, अल्लाह करे इनके साथ ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए इंशाल्लाह। और आपको लगता है कि सर हर जैसे हमारी बड़ा अच्छा बात लगा था जब हमने उमर भुट्टा से बात की, उन्होंने कहा कि हम हर टीम के साथ मैच को सीरियसली लेंगे और हर टीम के साथ सेपरेटली प्लानिंग करके जाएंगे। आपको लगता है जिस वक्त में आप खेलते थे ऑब्वियसली बड़ी डिफरेंट हॉकी थी, लेकिन आज ऑब्वियसली आपको हर टीम को डिफरेंटली प्लान करके जाना है। आपको लगता है कि टीम में ये कैपेबिलिटी है कि वो हर टीम को उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस को समझते हुए उस तरह परफॉर्म कर सकेंगे? देखिए हमारे ज़माने में भी हॉकी का खेल मुख्तलिफ था, जिसमें कहने के इतना फास्ट नहीं था जितना ये है। लेकिन मुझसे पूछें कि आजकल की हॉकी बड़ी आसान है कि 60 मिनट का गेम है और रिप्लेसमेंट अनलिमिटेड है। तो मुझसे पूछें तो अगर ये हमारे ज़माने में होता तो हम अच्छी अच्छी टीमों को और उड़ा देते। लेकिन इनको जैसे उमर भुट्टा ने कहा कि हर मैच की अलग स्ट्रेटजी होती है। जब आप हॉलैंड के खिलाफ खेलेंगे तो उनका देखेंगे कि पेनल्टी कॉर्नर स्ट्रॉन्ग है। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे तो आप देखेंगे कि उनके मिडिल डिफेंस और फॉरवर्ड लाइन बड़ी डैशिंग है। वैसे ही भारत की देख लें, वैसे ही बेल्जियम की देख लें। और फिर एशियन पे अगर कहें तो मलेशिया जो है वो हमसे बेहतर नहीं है, कोरिया भी हमसे बेहतर नहीं है। उनका खेल वही है जैसे हमारा खेल है। तो हमें 5-3-2-1 का एडवांटेज उठाना चाहिए। और फिर उमर भुट्टा जो कि अभी मैं देख रहा हूँ स्वीपर के तौर पर इस्तेमाल होता है और या 5वां हाफ बैक कह लें, या उसको एक अजीब सी उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है। तो उस पोजीशन पे ये अच्छा खेल रहा है। इसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फीड करे अपने फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड में, लेफ्ट आउट में भी, राइट आउट में इतना पोटेंशियल है कि वो पेनिट्रेट कर सकें। हर मैच की ज़रूर अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हर मैच के जो कहते हैं ना कि उन टीम के अच्छे पॉइंट और अपने टीम के जो बेहतर पॉइंट, इनको हमें यकजा करना चाहिए। भाई मैं दुआगो हूँ कि ये जो तीनों कोच के हैं ये बेहतर करें, जो मैनेजर के हैं वो कुछ बेहतर करें और खिलाड़ी आज अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनके लिए आगे मैचेस जो हैं वो काफ़ी आसान हैं। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान का तराना बजना शुरू हो गया है चेन्नई के ग्राउंड में और इसी दुआ के साथ आपने भी ये दुआ की कि पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करे। हम सब ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करे, इवेंचुअली इंडिया के अगेंस्ट भी मैच जीते हम और ये टूर्नामेंट हमारे लिए यादगार बने। समीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करेंगे। शो का वक्त खत्म हो चाहता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में कल डिटेल से बात करेंगे। हमारा शो देखते रहें, कल फिर मुलाकात होगी।